हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं अर्जुन सर एआईसी मानवीपुर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 में प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन वाले चैप्टर में आंकिक से संबंधित कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। आंकिक करते से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कौन UVF में से इनमें से कौन माइनस होता है, कौन प्लस होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को यहाँ पास आती है। उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी दूरी माइनस लेके चलेंगे, कौन सी दूरी प्लस लेके चलेंगे। ठीक, और फिर जो मान दिया है उसको लेकर उसमें फिर फार्मूले में हम रखेंगे किसको माइनस और किसको प्लस लेकर, ये भी सीखेंगे। उसके साथ साथ हम प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि आपको हम ये तो सिखाएंगे, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति का एक किरण आरेख खींचिए। ठीक, या अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी है तो उसका किरण आरेख खींचिए। तो उसके साथ साथ हम क्या है ये भी सीखेंगे इसमें कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, और अवतल दर्पण में चूंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसके आभासी की स्थिति में हम क्या करेंगे, और उत्तल जो दर्पण होता है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसकी एक ही कंडीशन है। तो हम तीनों में डिफरेंस सीखेंगे। उसके साथ साथ हम आंकिक में कौन सी दूरी माइनस होगी, कौन सी प्लस होगी, उसको तो सीखेंगे। लास्ट में हम उसको डायग्राम से ही समझेंगे कि कौन सी दूरी प्लस में होगी, माइनस में होगी। और एक जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछता है कि प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु कोई रखी है तो उसका किरण आरेख बनाइए आप, तो उसको भी हम सीखेंगे यहाँ पास। तो सबसे पहले हम क्या है दर्पण लेके चलते हैं, दर्पण की बात करते हैं। दर्पण में जो दूरियां होंगी उसको माइनस और प्लस में कैसे लेंगे हम, तो ये सीखेंगे सबसे पहले। तो दर्पण देखिए, अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का होते हैं। वास्तव रूप में दर्पण होता क्या है। ठीक, तो दर्पण किसी पारदर्शी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पे पॉलिश की गई होती है या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। दूसरे पृष्ठ पे क्या है, दूसरा पृष्ठ का परावर्तक होता है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करने का कार्य करता है। ठीक, तो दर्पण इस तरह से देखे, दर्पण की परिभाषा होगी, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक और दर्पण होता है जिसे हम समतल दर्पण देखे कहते हैं। जैसे तो गोलीय अगर दर्पण की बात दर्पण में देखिए, अगर दर्पण की मुख्य रूप से दो प्रकार है तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम थोड़ा समझ लेते हैं दर्पण क्या है। ये कांच का खोखला गोला है तो इसका एक भाग यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कांच का कटा हुआ वह भाग है दर्पण जिसके एक तल पे क्या है, देखिए हमने पॉलिश कर दी, तो दूसरा तल क्या हो गया, परावर्तक। तो ये उभरा हुआ भाग पे परावर्तन हो रहा है तो इसलिए ये उत्तल दर्पण है। इसी गोले को हम इस तरफ कट किए होते, इधर पॉलिश कर देते तो ये दबे हुए भाग से परावर्तन होगा, तो ये क्या है, अवतल दर्पण होगा। इस तरह से देखेंगे तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इधर क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हमको पहचान होना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, देखिए इधर से ये पॉलिश वाला भाग है। तो अवतल दर्पण किसी वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे क्या होती है, पॉलिश होती है, लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट होता है, और दबे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण क्या है, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पे क्या होती है, पॉलिश होती है, और उसका उभरा हुआ तल जो उठा होता है, उभरा हुआ तल होता है, परावर्तक होता है, या उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो एकदम क्लियर सी बात है, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पे क्या होती है, पॉलिश होती है, और उभरे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे आंकिक में सीखते समय, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां होती है, दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और दूसरा क्या, आभासी। इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले आंकिक हम क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड
अवतल दर्पण वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है उससे रिलेटेड आंकिक के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उससे रिलेटेड आंकिक के बारे में। फिर लास्ट में क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा, आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। चलिए आते हैं एक एक करके सीखते हैं। ये थोड़ा हम आपको इंट्रोडक्शन दिया है अंकित कराते समय। तो सबसे पहले आंकिक हमको किससे संबंध करना है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आंकिक हम लोग सीखेंगे जब अवतल दर्पण में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए साइन पहले डिसाइड करेंगे। चलिए हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। एक डायग्राम भी होगा वास्तविक प्रतिबिंब आने का, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे पालिश होती है और दबा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक। तो ये क्या है, परावर्तक तल है। अब देखिए दर्पण के कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के किसी दर्पण के परावर्तक तल, जो ये परावर्तक तल इसका जो मध्य बिंदु होता है, ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक। फिर दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होता है, तो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का जो केंद्र होता है क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र। इसको किससे नोट करते हैं, कैपिटल सी। तो दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र दर्पण क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र सी कहलाता है। अब दूसरा जो पॉइंट है तो ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। ठीक। अब देखिए इसमें ये समझना है दर्पण की मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण की ध्रुव और उसके वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये इसी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो ये क्या हो गया इसका, मुख्य अक्ष। ये दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए दर्पण की जो फोकस दूरी है, परिभाषा में आपको बताएंगे वहां पर। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्ता केंद्र और ध्रुव के लगभग मध्य बिंदु में होता है। जो फोकस पॉइंट होता है, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं, इसको किससे नोट करते हैं, कैपिटल एफ से। अब हमको क्या है कि एक ऐसे वस्तु को वहां रखना है जहां उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो हम चलिए वस्तु को कहाँ रख लेते हैं, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये स्थिति भी है, इसकी 6 स्थितियां होती है जिसमें से एक स्थिति भी है इसकी। ये क्या है, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर लंब रूप में मानेंगे हम। ये एक वस्तु मान लेते हैं ओ डैश, जो क्या है, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस एक के बीच में रखिए। अब देखिए इससे प्रतिबिंब आना है हमको। ठीक, चलिए प्रतिबिंब आते हैं इससे। प्रतिबिंब आने के नियम इसमें 3 तरह से हम प्रतिबिंब की डायग्राम खींच सकते हैं। तो एक तो आपको ये पढ़ा जाता है जब किसी दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब परावर्तन होगा तो क्या है, उसके फोकस से होकर जाती है। दूसरा इसी का उल्टा आपको पढ़ा जाता है कि जब, पहले तो आपको हमने बताया कि जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, देखिए ये किरण, ये मुख्य अक्ष है जिसके समांतर है, परावर्तित होगी तो कहाँ से होकर जाएगी, उसके मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। इसी का दूसरा जो नियम होता है प्रतिबिंब बनने का उल्टा नियम, कि यदि कोई प्रकाश किरण, इसे देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तित होकर क्या है, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो देखिए इन्हीं नियमों का हम उपयोग करते हैं। और तीसरा वक्ता केंद्र से होकर आने वाली किरण क्या होती है, सीधी उसी पथ पे क्या होती है, वापस लौटती है, जो सी से होकर जाती है। तो 3 नियम और 3 में से किसी 2 नियम का उपयोग करते हैं हम चित्र बनाने में। तो चलिए देखिए यहाँ पास एक तो ये शीर्ष है इसका वस्तु का, यहाँ से एक किरण क्या है, समांतर लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है सीपी के, और समांतर लेंगे तो समांतर किरण क्या है, परावर्तित होगी तो किससे होकर जाएगी, एफ से, पहले नियम के अनुसार
इसलिए परावर्तन होगा तो किससे होकर चली जाएगी, एफ से। अब दूसरा जो इसका नियम है, एफ से होकर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस एफ से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास एक वस्तु क्या है, ओ डैश है, इससे एक समांतर किरण चलती है, इसको ए मान लेते हैं। ओ डैश ए जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और समांतर जो किरण होती है उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो हमारे पास एक परावर्तित किरण क्या है, इसको डी मान लेते हैं, ए डी मिल गई। दूसरी जो आपतित किरण हमारे पास है ओ डैश, इसको बी मान लेते हैं। ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, इसलिए इसका परावर्तन होगा तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो दो हमारे पास परावर्तित किरणें हो गई, ए डी और बी ई। दोनों कहाँ काट रही हैं, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ काट रही हैं, और ये दोनों चली थी कहाँ से, किरणें ओ डैश से, इसलिए जहाँ ये काटेंगी परावर्तित किरणें कौन, ए डी और डी ई, ये इस वस्तु के शीर्ष ओ डैश का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसको हम आई डैश से नोट करते हैं, आई का मतलब इमेज होता है, और इससे हम मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे तो ये मुख्य अक्ष को जहाँ काटेगा आई, इस तरह से हमें वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब मिल जाएगा जो कि उल्टा होगा, आई आई डैश। ठीक, ये कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब कैसे हम ये पहचानेंगे, डिसाइड करेंगे कि वास्तविक है क्या आभासी है। तो वास्तविक देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हो। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, दो परावर्तित किरणें जो हैं बी ई और ए डी वास्तव में यहाँ काट रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, वास्तविक। अगर ये दोनों परावर्तित वास्तव में यहाँ नहीं काटती, इसको हम पीछे आगे की ओर बढ़ाते, तब फिर उस प्रतिबिंब को आभासी लेके चलेंगे। अभी जब इसकी आभासी स्थिति हम खींचेंगे तो वहाँ पास समझ लेंगे। ठीक, तो इस तरह से वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश बन गया। तो ये तो डायग्राम था, जिससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जब वस्तु को हम मुख्य फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच में रखते हैं, तब उसके प्रतिबिंब, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। तो हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र सी, और इधर क्या बनता है, वो मानेंगे अनंत के बीच बनता है, तो ये किरण आरेख होगा। ठीक, कैसा क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, उसका किरण आरेख खींचे। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उसका भी एक किरण आरेख होगा। अब देखिए इसके साथ हमको ये समझना, आंकिक में कौन दूरी प्लस ले चलती है, कौन माइनस। तो देखिए हमेशा जो वस्तु की लंबाई है, इसको हम लोग वो मानते हैं, वस्तु की लंबाई क्या मानते हैं, वो मानते हैं बुक के अनुसार। या फिर कभी कभी वस्तु की लंबाई को हम y1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, किसी किसी बुक में y1 माना गया है, कहीं किसी किसी बुक में क्या है, वो माना गया है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम प्रतिबिंब आई मान लेते हैं, इसी को कभी कभी क्या है, y2 माना गया है। तो देखिए पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से दोनों में से कौन प्लस होगा। तो देखिए जो y1 है ये क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, ऊपर की ओर लेके चलते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी लेंगे तो हमेशा क्या है, धनात्मक लेके चलते हैं, और जो मुख्य अक्ष होती है उसके नीचे कोई लंबवत दूरी लेंगे तो क्या है, ऋणात्मक। इसलिए y1 क्या होगा, प्लस में होगा, और y2 क्या होगा, तो इधर लिख लेते हैं। देखिए वस्तु की लंबाई को या तो हम y1 से जोड़ करेंगे, या फिर इसी को किससे जोड़ करते हैं, ओ से। अगर हम ओ से डिनोट करते हैं तो वस्तु की लंबाई को हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, प्लस, ये धनात्मक होती है हमेशा। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाई लेते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं, तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसकी लंबाई क्या है, आई मानेंगे या फिर y2 मानेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई y2 या फिर क्या मानेंगे,
आई मानेंगे, इसको हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, नीचे बन रहा है प्रतिबिंब इसलिए माइनस लेके चलेंगे यहाँ पास। तो वाई आई ओ का मान प्लस में, आई का मान क्या है माइनस में। अब देखिए इसके ध्रुव से हमेशा हम क्या है वस्तु की दूरी लेंगे। तो ध्यान से देखिए वस्तु की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, यू से। कहाँ से लेना है, इसके ध्रुव से। और यू से नोट करेंगे। अब देखिए ये दूरी धनात्मक लेंगे या फिर ऋणात्मक, पी से ओ के बीच की दूरी वस्तु की दूरी होगी, यू से नोट करते हैं। तो इसको हम ऋणात्मक लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे इसको, ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या लेके चलेंगे, यू मानते हैं। इसको क्या लेके चलेंगे, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक लेंगे, तो इसके लिए समझिए, जिस तरफ वस्तु रखी होती है, जिस तरफ वस्तु रखी होती है किसी भी दर्पण के ध्रुव से उस तरफ की ली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक हमेशा लेंगे। और जिस तरफ वस्तु नहीं रखी होती है उसके दूसरी तरफ दर्पण के पीछे की ओर ली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जिस तरफ से हम प्रकाश किरणों को डालते हैं, देखिए प्रकाश किरणें ओ से ए डैश की ओर, बाएं से दाएं की ओर डाल रहे हैं। दर्पण के ध्रुव से जिस तरह से हम प्रकाश किरणों को डालते हैं, दर्पण के ध्रुव से उसके विपरीत दिशा में अर्थात दाएं से बाएं ओर ली गई दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए इसको ऋणात्मक लेके चलेंगे। अगर यही वस्तु इस साइड में या प्रतिबिंब इस साइड रखा हो बनता, तब यहाँ से इधर की ओर जाते हैं दूरी क्या लेते हैं, धनात्मक, इसलिए यू क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। देखिए वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पी से आई। प्रतिबिंब की दूरी किससे नोट करते हैं, वी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, वी से नोट करते हैं। ये दूरी भी क्या लेंगे, ऋणात्मक, क्योंकि ये भी उसी तरफ की दूरी है जिस तरफ वस्तु रखी है, या फिर जिस तरफ से आपतित किरण चल रही है उसी के विपरीत दिशा में ली गई दूरी है, इसलिए ये भी क्या लेंगे, ऋणात्मक। जो हमको ध्यान देना है, तो ये ध्रुव पी से किसकी दूरी है, आई की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी आंकिक लगाते समय हम क्या लेके चलेंगे, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो ये भी क्या है, माइनस में लेके चलेंगे। इसको किससे नोट करते हैं, वी से नोट करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसकी फोकस दूरी समझ लेते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो देखिए ध्रुव पी से फोकस एफ के बीच की दूरी, ये भी क्या होगी, माइनस, क्योंकि ये भी आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण ओ डैश ए के विपरीत दिशा में ली गई दूरी है, या फिर जिस तरफ वस्तु उस तरफ ली गई दूरी है, तो भी माइनस में। इसको एफ से जोड़ करते हैं, ये कहाँ एफ, स्मॉल एफ से इसको जोड़ करते हैं हम लोग। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होती है, फोकस दूरी। किस दर्पण की हम लोग बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, एफ से जोड़ करते हैं, ऋणात्मक ही होती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होगी। अब पीछे हम रेखीय आवर्धन पढ़े तो एम इक्वल टू क्या है, वी अपान क्या होता है, यू होता है। तो ध्यान से देखिए वी अपान यू, या फिर सॉरी एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू होता है दर्पण के लिए, या फिर आपको पढ़ाया गया है एम इक्वल टू आई अपान ओ। देखिए आवर्धन एम इक्वल टू आई अपान ओ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पास आई क्या है, ऋणात्मक है, ओ क्या है, धनात्मक है। अगर आई ऋणात्मक है, ओ धनात्मक है, तो ऋण और धन भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऋण आता है। इसका मतलब एम भी क्या होगा, जो एम होगा वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जिसका मतलब रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन अवतल दर्पण का वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो आई हो गया, यू हो गया, वी एफ, और रेखीय आवर्धन को इससे जोड़ करते हैं, एम से जोड़ करते हैं, ये भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। इस तरह से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ओ आई यू वी एफ। अब एक और बात समझ में आती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से नोट करते हैं हम लोग। क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए यहाँ ध्रुव पी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे नोट करते हैं, आर से। तो पी से कहाँ तक की दूरी लेके चलेंगे, सी। और ये दूरी भी ऋणात्मक होगी। क्यों होगी ऋणात्मक, क्योंकि ये दूरी भी जिस तरफ वस्तु रखी गई उसी तरफ हम ले रहे हैं ध्रुव से, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरफ से आपतित किरणें चल रही है उसके विपरीत दिशा में दूरी है, ये भी क्या होगी, ऋणात्मक। तो देखिए इस तरह से इतनी दूरियां आती है इसमें।
तो जब भी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आंकिक लगाते समय हमें हमेशा वस्तु की लंबाई O को धनात्मक लेकर चलेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई I को ऋणात्मक लेकर चलेंगे, वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी U ऋणात्मक लेकर चलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से V को ऋणात्मक लेकर चलेंगे। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, रेखीय आवर्धन भी इसका क्या है, ऋणात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सिर्फ कौन धनात्मक होता है इसमें, वस्तु की जो लंबाई है वो धनात्मक और सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। ये कब, जब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ये था अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब। अब इस पे एकांकी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन, एक तो डायग्राम आप बना सकते हो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का, एक किरण आरेख है ये, और दूसरा क्या है, हम ये डिसाइड कर लिए कि अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो कौन सी दूरी धनात्मक लेकर चलनी है। तो इसमें से देखिए सिर्फ वस्तु की लंबाई धनात्मक लेकर चलनी है और जो दूरियां I, U, V, F, M और R ये सब क्या है, ऋणात्मक लेकर चलना है। इसको मिटा रहे हैं। अब इस पे आंकी करते हैं लोग, जो आपको लर्न कर लेना है। ठीक बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा के लिए। ठीक, अब देखिए इस पे एक आंकिक हम आपको कराते हैं, ये माइनस प्लस लिखा रहने देते हैं। आंकिक प्रश्न है 20 सेंटीमीटर अवतल 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पे एक आंकी कर लेते हैं। यदि इसी में थोड़ा से और, यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या निकालना है, V का मान निकालना है। ठीक, जब भी प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी अर्थात V का मान निकालना है। ठीक, और फिर कहा यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई क्या होती है बेटा, वस्तु की लंबाई क्या होती है O, तो हमको वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोगों ने क्या माना है, y2 या फिर इसी को I। चलिए निकालते हैं। तो हमको सबसे पहले देखिए क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा हमारा, अवतल। देखिए आंकिक हल करेंगे तो हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इसको लेकर चलने हैं, इसकी क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे नोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, R से। तो R कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, लेकर चलेंगे हम माइनस में। और हमको क्या दे रखा है, वस्तु। देखिए दर्पण के सामने
कितनी दूर पे वस्तु रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी देर रखी है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हम किससे नोट करते हैं, यू से, तो यू इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यू, यहाँ पास अवतल दर्पण के लिए यू का मान क्या है, चिन्ह क्या है इसका, माइनस, तो क्या लेके चलेंगे, माइनस लगा लेंगे इसके साथ। क्वेश्चन में चिन्ह नहीं दिया होता है कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा, हम चिन्ह यहीं से डिसाइड करेंगे, आप इसको नोट करिएगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब है निकालने क्या है बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति को आपको हमने कहा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या है, v निकालना है हमको, ठीक। फिर आप हम ये तो ये निकालना है, उसके बाद फिर हमको दे रखा है लंबाई, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम किससे नोट करते हैं, वस्तु की लंबाई देखिए ओ से, और ओ का मान हमको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई 5। अब इस ये क्या है, धनात्मक होती है तो ये धनात्मक ही रहेगी। और निकालना क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या निकालना है, और प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे नोट करते हैं, आई से, ये निकालना है। चलिए हमारे पास जो फार्मूला है उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले दूरी निकालने, क्योंकि v निकालना है तो f से ही हमको फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। तो f इक्वल टू क्या होगा, r/2। देखिए यहाँ रख देंगे, तो f इक्वल टू r का मान कितना दिया है, -20/2। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको ये पहचानना है कि जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि इसमें देखिए कहीं भी क्वेश्चन में अवतल दर्पण वास्तविक नहीं दिया है, न तो आभासी की बात की है, तो हम कैसे पहचानेंगे वास्तविक होगा कि आभासी होगा जो प्रतिबिंब है। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी में डिफरेंस क्या है। अगर फोकस दूरी और वस्तु दूरी में फोकस दूरी कम है, वस्तु की दूरी u अधिक है, तब हमेशा प्रतिबिंब फिर क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक है। ये कैसे पहचान लेंगे, क्वेश्चन शुरू में अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको पता ही चलता है कि वो वास्तविक बनेगा आभासी, क्योंकि दो स्थितियां होती हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, अवतल दर्पण वाले में आपको ये चेक करना है कि u, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, ठीक, u और f में चेक कर लेंगे कि उसमें बड़ा कौन है। अगर u का मान बड़ा है फोकस दूरी f से, तो फिर प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब फोकस और उसके पहले दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का बनता है जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, ठीक। इसलिए वस्तु की दूरी u अधिक है, f का मान कम है, इसलिए वास्तविक होगा। अब चलिए वास्तविक की कंडीशन है तो इसी को लगाएंगे हम, तो f ऋणात्मक ही रहेगा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/, दर्पण के लिए 1/u + 1/v = 1/f। हमको किसका मान निकालना है, v का। इसलिए देखिए बेटा v को 1/v को इस तरफ रहने देते क्योंकि इसका मान निकालना है, हमको फाइंड करना है, ठीक। तो 1/v = 1/f, और ये प्लस में इधर जाएगा तो -1/, क्या हो जाएगा, u। अब देखिए इस पे हम अपना मान रख देते हैं, 1/v = f का मान कितना निकालें हम लोग, -10। यहाँ फार्मूले से माइनस है, u का मान कितना है, -15। 1/v = तो ये सूत्र होता है दर्पण के लिए, uv और f में संबंध भी इसको कहते हैं, 1/u = 1/v = 1/f। यहाँ पर देखिए f का मान -10 रख लिए, u का मान -15 यहाँ रख लिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस है, इसको माइनस ऊपर -1/10 हो जाएगा, लेकिन देखिए ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या हो जाए, दो माइनस अगर इस तरह से आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/15। अब देखिए आपको अगर एलसीएम नहीं लेना है तो एलसीएम न लीजिए, यहाँ पास उस पर गलती हो सकती है। तो आप क्या करिए, कुछ इसके हर को इसके अंश के साथ और इसके हर को इसके अंश के साथ, उसके बाद इन दोनों हरों का गुणा करना है आपको। तो 1/v = इसको इसके साथ, तो 15 का -1 से गुणा -15 हो जाएगा, 10 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। 10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक। -15 + 10, 1 + 1 माइनस चिन्ह घट जाएगा, 15 10 घटेगा 5। लेकिन ध्यान से देखना चिन्ह किसका, चिन्ह हमेशा उस राशि का लगता है घटाने के बाद जो बड़ी है। तो 15 बड़ा है, 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा।
5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 1/v इक्वल टू हमको क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 1/30। पलट देंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। देखिए बेटा वास्तविक प्रतिबिंब था, देखिए v का मान, आंसर भी माइनस उसी चिन्ह के साथ आएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो v का मान क्या है, माइनस चिन्ह के साथ आना चाहिए, रखते भी हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह के साथ आंसर भी आ रहा है इसका। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमको देखिए ये तो हम v का मान निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, i का मान। तो v का मान निकालने के लिए 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये सूत्र लगाए क्योंकि f और u दिया था और चूंकि r दे रखा तो f निकालने के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, f इक्वल टू r/2। अब देखिए इसी में आगे हमको क्या करना है, किसका मान निकालना है, i का। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ते हैं, I/O इक्वल टू -V/U। ये सूत्र है प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के बीच में। तो ये फार्मूला है दर्पण के लिए, किसी भी दर्पण के लिए। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे I का मान हमको निकालना है, रहने देते हैं। O का मान कितना दिया है, वस्तु की लंबाई 5 माइनस V का मान देखिए हम लोग निकाल लिए हैं, कितना आया है, -30। U का मान कितना है, सॉरी U का मान हम यहाँ लिखे थे कितना था, 15। U का मान कितना था, -15 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ रखेंगे -15 सेंटीमीटर। ये माइनस से ये कट जाएगा, एक बचेगा। I चाहिए तो I इक्वल टू इधर जाएगा तो -30 गुणे 5 इधर जाएगा, गुणे में 15। 15 दूनी कितना होता है, 30। इस तरह से I इक्वल टू कितना है, 5 दूनी 10 -10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब है कि देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, -10 सेंटीमीटर आ रही। देखिए यहाँ भी देखिए प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग माइनस में देख लें, इसका देखिए आंसर माइनस में ही आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से जब वास्तविक की स्थिति होगी, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, तब ये मिल जाएगा हमको। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब रहे तो हम इसी चिन्ह के साथ मान को रखेंगे और जो आंसर भी मिलेगा वो इसी चिन्हों में मिलेगा, जो चिन्ह हम यहाँ पास लिखे। देखिए जैसे कि आप 2 आंसर निकाले यहाँ पास, एक v का मान निकाले, ये भी 30 आया, 30 -30। देखिए v का मान माइनस चिन्ह के साथ है। I निकाले, ये भी क्या है, -10 आया, I का मान भी माइनस चिन्ह के साथ है। तो ये वास्तविक की स्थिति हो गई। तो जितने भी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो सारे आगे हम इस चिन्ह के साथ ही करेंगे तो हमेशा सही रहेगा, गलती नहीं होगी। अब देखिए चूंकि अवतल दर्पण ही पढ़ रहे हैं तो हम इसमें क्या है बेटा, अवतल दर्पण में जब हम वास्तविक प्रतिबिंब की कंडीशन देखें, इसमें 2 तरह के अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब कैसा होगा, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। तब अंकित के लिए हम चिन्ह कौन कैसे ले चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तो इस सारे मान लिखे हैं। अब इसके लिए हम प्रतिबिंब मान लेते हैं। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण लेते हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण है। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका वक्रता केंद्र। इस तरफ इसका इसका मध्य बिंदु इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र। दोनों के लगभग मध्य में क्या है, इसका मुख्य फोकस F होता है। ठीक, अब हमको क्या है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनाना। तो आभासी प्रतिबिंब इसमें एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु कहाँ मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच रखते हैं। तो चलिए रख देते हैं वस्तु को O'। ठीक, अब देखिए इसमें एक किरण क्या है, पहले नियम के अनुसार समांतर किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के। समांतर चलने वाली किरण क्या है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, होकर जाएगी, F से होकर जाती है। देखिए F से होकर जाएगी ये। तो हमारे पास आपतित जो किरण है O' से, नियम देखिए वही लगेगा, O' से आपतित है और इसकी जो परावर्तित है जो वापस लौट रही है A, F या इसी को AD मान लेते हैं। ये परावर्तित किरण हो गई। अब हमको क्या है, देखिए दूसरा नियम लगाते हैं तो F से होकर जाए, लेकिन F पे इधर वस्तु रखिए तो हम क्या करें,
तीसरा नियम जो वक्रता केंद्र में एक किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र के सीध में होगी। किसके सीध में होगी? वक्रता केंद्र के सीध में चलती है। तो देखिए किरण वक्रता केंद्र के सीध में जाएगी, मान लेते हैं बिंदु बी पे दर्पण से मिलती है, परावर्तित होगी। वक्रता केंद्र के सीध में चलने वाली किरण वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो किरण होती है वो परावर्तित होती है, तो पुनः उसी पथ पे क्या है? वापस लौटती है, और वापस लौटेगी तो ये दूसरी परावर्तित किरण हमको मिल जाएगी बी सी, या इसी को हम बी ई मान लेते हैं। तो देखिए पहला नियम बनाएंगे जो है, जब भी वस्तु को एफ और पी के बीच रखेंगे तो पहला नियम समांतर एक किरण जाएगी, एफ से होकर चली जाएगी। दूसरा हम सी के सीध में एक किरण लेंगे जो दर्पण में जाके पड़ेगी, और वक्रता केंद्र सी के सीध में चलने वाली किरण क्या है? पुनः उसी पथ पे वापस आएगी। इस तरह दो परावर्तित किरणें मिल रही हैं हमको, ए डी और बी ई। इनको ध्यान से अगर देखेंगे, जैसे सी आगे की ओर बढ़ रही है, ये क्या है? एक दूसरे से क्या है? दूर होती जा रही है, अर्थात ये इधर कहीं नहीं काट सकती क्योंकि दूर हट रही है, इसलिए इधर कहीं इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या मानते हैं? यहाँ पास कल्पना करते हैं या मानते हैं, ठीक कि अगर इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, आगे की ओर, तब ये दोनों किरणें क्या है? कहीं न कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी। देखिए इस तरह से तो इनको देखिए डाट डाट करके आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में आगे जाती नहीं है, हम इनको कल्पना कर रहे हैं, मान रहे हैं कि दर्पण के पीछे किरणें नहीं जाएंगी। इसलिए इन किरणों को हम, ये जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब होगा। किसका? वस्तु के सी सो डैश का, और यहाँ से इसको लंब डाल देंगे तो ये आई हो जाएगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा हमको? आभासी। ठीक, आभासी प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि वास्तव में जो आप हमारे पास परावर्तित किरणें थी ए डी और बी, ये आगे बढ़ने पे कहीं नहीं काट रहे हैं, इनको हम पीछे हम बढ़ा रहे हैं, अपने आप से मान के बढ़ा रहे हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब। यही वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब पहचानने का तरीका होता है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। अब देखिए इसमें भी वस्तु की लंबाई को क्या है? ओ लेके चलेंगे तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक, ओ डैश वस्तु थी, इसमें प्रतिबिंब देखिए ऊपर बन रहा है, तो इसकी लंबाई जो आई लेके चलेंगे ये भी क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक, इसी को हम y2 और y, इसको y1, इसको क्या मानते हैं? y2 मानते हैं। ये y1 मानते हैं, इसको क्या है? y2 भी मान लेते हैं कभी कभी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम O की बात करेंगे तो ये धनात्मक है, क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी धनात्मक होती है। लेकिन इस बार जो प्रतिबिंब है वो भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, इसलिए ये दूरी भी क्या हो जाएगी? आई। किसमें? अवतल दर्पण जब आभासी प्रतिबिंब है तो आई का मान क्या होगा? धनात्मक चिन्ह के साथ। अब देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो यू, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में या फिर जिस तरफ वस्तु रखी गई उसी तरफ ले रहे हैं, इसलिए ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो ध्रुव से वस्तु दूरी जो यू होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक है पहले से। फिर देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, इसको यू से ऋण करते हैं, ये इस बार जिस तरफ वस्तु रखी गई है दर्पण के उस तरफ न लेकर उसके पीछे की ओर दे रहे हैं दूरी, या फिर आपतित किरण जो है बाएं से दाएं की ओर चल रही है तो दाएं तरफ की ली गई दूरी है, इसलिए क्या है? धनात्मक होगी। इस बार क्या होगी? धनात्मक। तो देखिए v का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक। अब देखिए वक्रता केंद्र हमेशा क्या है? वस्तु के जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ रहता है अवतल दर्पण में, इसलिए r जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। तो अवतल दर्पण है तो इसके लिए r ऋणात्मक होगा। f का मान भी देखिए इस तरफ f भी है तो f भी क्या होगा बेटा? f भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो ये भी नहीं बदलेगा, p c और ये p f। तो फोकस दूरी और r दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। लेकिन आवर्धन हम चेक कर सकते हैं, m इक्वल टू क्या होता है? I/O। और ध्यान से देखिए I/O भी जो है ऊपर की ओर है और I भी ऊपर, दोनों धनात्मक है। I और वो दोनों धनात्मक, तो धनात्मक का भाग हमेशा क्या होता है? हाँ, इस बार M क्या आ जाएगा? इसका आवर्धन धनात्मक। इस तरह से ये अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का किरण आरेख है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और इस प्रतिबिंब से हम एक चीज़ और पहचान लेंगे, इसमें कौन, जब आभासी उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो कौन कौन दूरी हमको धनात्मक लेकर चलती हैं? वस्तु की लंबाई ओ को धनात्मक लेकर चलना है, प्रतिबिंब की लंबाई
को आई को धनात्मक ले चलना है, वस्तु दूरी ऋणात्मक ही रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक ले चलना है v को, फोकस दूरी ऋणात्मक, रेखीय आवर्धन क्या धनात्मक, वक्रता त्रिज्या क्या ऋणात्मक। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ ऋणात्मक कौन कौन है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और v, ये दोनों ऋणात्मक है। और हमारे पास धनात्मक कौन कौन है, o का मान, i का मान, m का मान और v का मान। ठीक, तो आंकिक लगाते समय आभासी प्रतिबिंब के लिए ये चिन्ह लेके चलने पड़ेंगे, किसमें, अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा, इसको मिटा रहे हैं हम। अब एक आंकिक कर लेते हैं। प्रश्न लिखते हैं हम लोग, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है। दर्पण देखिए अवतल यहाँ भी लेके चल रहे हैं हम, तो हम सबसे पहले क्या है, अवतल हल में जाएंगे तो ये देख लेंगे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब जो दूरियां दे रखी हैं उनको नोट कर लेते हैं। जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, इसका मतलब ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। और फोकस दूरी को हम किससे नोट करते हैं बेटा, f से। तो फोकस दूरी हमको अवतल दर्पण में कितनी दे रखी है, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पास फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, माइनस लेके चलेंगे। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु दर्पण से कितने सेंटीमीटर, यानी u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। और आपको हमने अभी कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे जोड़ करते हैं, v से, या प्रतिबिंब की दूरी को v निकालना है। तो देखिए u का मान भी वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर देखिए एक चीज और चेक करना है कि आपको हमने पीछे कहा था कि कैसे पहचानेंगे कि वास्तविक या आभासी, तो f और u के मान की तुलना करेंगे। इसमें देखिए f का मान अधिक है, u का मान क्या है, कम है। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक, तो इसलिए u का मान क्या है, ऋणात्मक ले चलेंगे। चलिए सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 क्या है, f। हमको निकालना किसका है, v का मान, इसलिए v को यहाँ रहने देते हैं 1/f, और u को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। v निकालना है, f का मान कितना है, -15, माइनस u का मान कितना है, -10। 1/v -1/15, माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। यहाँ पे देखिए 2 बार माइनस है, इसलिए इन दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/v, यहाँ पे देखिए एलसीएम नहीं लेते तो एलसीएम ना लेंगे तो क्या है, 10 का स्केल से गुणा करेंगे तो 10, और -1 का गुणा -10, 15 का 1 से गुणा स्केल से के साथ गुणा करेंगे तो +15। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 15 × 10, 15 से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब देखिए घटाने के बाद देखेंगे चिन्ह क्या है, 15 अधिक है, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10, 1/v इक्वल टू कितना, 15 दूनी 30, तो v बराबर कितना आ जाएगा, देखिए +30। तो यहाँ देखिए v का मान, देखिए अगर हम चेक करेंगे यहाँ चिन्ह किस चिन्ह के साथ आ रहा है, धन है, यहाँ पास धन चिन्ह देखिए धनात्मक आ रहा है,
तो आभासी जब प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में तो v का मान क्या होता है, धनात्मक आता है। ठीक, जिस तरह से हम पहचानते भी, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। तो ये हो गया। कल आज यही तक, इस पे और अंकित आप करिएगा। ठीक, अभी हम अंशाल आगे करेंगे साइंस का, तो उसमें भी जितने अंकित मिलेंगे इसी साइन के साथ हम लोगों को करना है। ठीक, तो उसमें और हम आपको बता देंगे, और कल हम आपको जब उत्तल दर्पण बताएंगे तो उसमें और उत्तल दर्पण के अंकित बताएंगे। ठीक, तो ये 30 आपने आज क्या सीखा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो जो दूरियां है वो किस चिन्ह के साथ ली जाएंगी। ठीक, अंकित करते समय। और दूसरा क्या सीखा, जब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जो दूरियां होती हैं वो किस चिन्ह के साथ ली जाती हैं अंकित करते समय, और उनका आंसर भी उसी चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो ये आपको हम करके दिखाए, इसको आपको लर्न कर लेना है। आप तो साइंस में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको दो चीज और ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण में कैसे पहचानोगे कि आप शुरू में जैसे मान दिए हैं f का मान दिया u, तो आप हमेशा क्या चेक करोगे, अगर यहाँ पास कुछ नहीं लिखा गया आभासी वास्तविक, तो f और u के मान में चेक करोगे। अगर f का मान अधिक है, u का मान कम है, तो वो अवतल दर्पण में आभासी की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, f का मान कम हो जाए और u का मान क्या है, अधिक हो जाए, तो फिर ये किसको बताएगा, वास्तविक की स्थिति को। किसको बताएगा, वास्तविक। तो यही ध्यान रखना है। अगर नहीं दिया है इसमें क्वेश्चन में वास्तविक आभासी, तब आप जान जाओगे कि आभासी के वास्तविक, फिर उसी हिसाब से आप चिन्ह का कि धन किसके साथ कौन सा चिन्ह लेकर चलना उसका यूज करिएगा। और दूसरे से बाद जब भी आप क्वेश्चन करने के बाद प्रकृति पूछे वास्तविक बनेगा आभासी, v का मान आपको चेक करना है। अगर v का मान धनात्मक आता है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और v का मान अगर यहाँ पास ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, अवतल दर्पण में वास्तविक। ठीक, आज की क्लास यही तक। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा। आप इस तरह से अंकित करोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। जय हिंद। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। अभी हम साइंस में और भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन डालेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस होंगे, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं।